हेलो दोस्तों, मैं टेरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ लाइक करके उसको शेयर भी करिएगा। तो हमने दोबारा आचार्य जी को आज दोबारा उनको हमने तकलीफ दी है थोड़ी सी। हम आज आचार्य जी, आपको जैसे कि मालूम है कि सब अपने हमारे विधाओं के ज्ञाता हैं और एमए संस्कृत हैं, गाजियाबाद में रहते हैं। और आपको अगर कोई भी अनुष्ठान कराना चाहते हैं आप, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारे नंबर्स हमारे अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए, आज हम गुरुजी से बात करेंगे नक्षत्रों की और ग्रहों की, कि इन नक्षत्रों का और ग्रहों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी हमारे चैनल पर। तो आज आप हमें ये बताइए कि ये जो नक्षत्र हैं और ये जो ग्रह हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या रहस्य है और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो ज्योतिष के आधार पर 5 चीज़ों का मुख्यतः कारण बताया गया है जी जिसे पंचांग कहते हैं। जी। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो जिसमें नक्षत्रों की अहम भूमिका कही गई है। और ये नक्षत्र 27 प्रकार के होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह होते हैं। रवि से लेकर के शनि तक और राहु केतु को मिला करके नवग्रह कहलाते हैं। जी। नक्षत्रों का रहस्य हम जानें तो इस प्रकार से उनको समझा जा सकता है कि जो नक्षत्र हैं, इसका जन्म लेते ही जीव के कैरियर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मतलब जैसे हम ये मानते हैं कि कुंडली में ये हम जो जब कुंडली दिखाने जाते हैं जी। तो जो हमारे ज्योतिषी जी होते हैं वो देखते हैं कि किस नक्षत्र में उस जीव का जन्म हो और वही नक्षत्र का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर रहता है। जी जी जी, बिल्कुल। ये 27 नक्षत्र हैं। जी। वैसे देखा जाए तो शास्त्रों में हमारे लिखा है कि ये 27 पत्नियां चंद्रमा की हैं। जी जी जी, जो नक्षत्र है। हाँ, ये जो नक्षत्र हैं ये 27 पत्नियां हैं चंद्रमा की। चंद्रमा ने 27 पत्नियों के साथ विवाह किया। अच्छा। और ये जो 13 पत्नियां थी वो राजा दक्ष की कन्या थी। जी। और इसी प्रकार से 27 पत्नियों के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा के आसपास ही ये नक्षत्र घूमते रहते हैं, हमेशा भ्रमण करते हैं। तो चंद्रमा का इन नक्षत्रों से मतलब बहुत प्रभाव गहरा नाता है और प्रभाव भी बहुत पड़ता बहुत है। प्रभाव पड़ता है। अच्छा। तो जिस किसी नक्षत्र में जब व्यक्ति का जन्म होता है, जब जीव का जन्म होता है, तो उस नक्षत्र के जो फल होते हैं, जो उस नक्षत्र का स्वभाव होता है, जी। वो उस जीव में धीरे धीरे करके आना प्रारंभ हो जाता है। जैसे हमारे 27 नक्षत्र हैं, तो इस नक्षत्र में 11 नक्षत्र विवाह के हैं। जी। अच्छा। और इसमें 5 नक्षत्र पंचकों के हैं। इसमें 6 नक्षत्र मूलों के हैं। तो नक्षत्र बाई नक्षत्र में जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उस नक्षत्र का प्रभाव उस जीव के ऊपर पड़ना प्रारंभ हो जाता है। कुछ ऐसा भी है कि जिनको बहुत अच्छे नक्षत्र माने जाते हों, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं हाँ। कि उनमें उस नक्षत्र में अगर जीव का जन्म होता है तो उसको बहुत अच्छा माना जाए कि ये नक्षत्र बहुत अच्छा है। कि उसमें 7 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें जीव का जन्म हो, जातक का जन्म हो, तो वो बहुत शुभ होता है। वो विद्या में आगे बढ़ता है, करियर में आगे बढ़ता है, धन संपदा को लेकर के आगे बढ़ता है। ये 7 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें जातक का जन्म होने पर उसे शुभ ही शुभ प्रतीत होता है, शुभ ही शुभ प्राप्त होता है। तो वो नक्षत्र हैं, जैसे पुख्य नक्षत्र है। पुख्य। अच्छा, पुष्य। हाँ, उसको पुष्य बोलते हैं, पुख्य भी बोलते अच्छा, हैं। पुष्य नक्षत्र। हाँ, क्योंकि वेदेशु शाको खा जी जी जी, पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र है, पुख्य नक्षत्र है, एक ही बात है। जी 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 जी। पुख्य नक्षत्र इन सभी नक्षत्रों का एक तरीके से राजा कहा गया है। अच्छा। हाँ, तो उसमें जन्म लेने मात्र से व्यक्ति बड़ा आचरणशील होता है, व्यवहारशील होता है और सुख संपदा से युक्त होता है, विद्या विनय आचरण से युक्त होता है और उसे जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होता है। यदि कोई इधर से कोई घटना आ भी जाए, कोई दिक्कत परेशानी आ भी जाए, तो पुख्य नक्षत्र वाला उसे सहजता ही उस घटना को, संकट को पार कर जाता है। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है जैसे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है जैसे, ये इस प्रकार से 7 नक्षत्र ऐसे हैं। 7 बता दीजिए। उत्तराषाढ़ ये हो गया, उत्तराषाढ़ा हो गया, उत्तरा भाद्रपद हो गया, पुख्य नक्षत्र हो गया, और एक
भरणी नक्षत्र हो गया, एक कृत्तिका नक्षत्र हो गया। भरणी नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र हो गया। ये 7 नक्षत्र हैं ऐसे। और विशाखा कैसा होता विशाखा नक्षत्र भी अच्छा है, 7वां नक्षत्र विशाखा है। है? अच्छा, तो इस विशाखा नक्षत्र में भी, और एक स्वाति नक्षत्र होता है। स्वाति। स्वाति नक्षत्र का तो ये प्रभाव है कि जब स्वाति नक्षत्र में यदि एक बार वर्षा हो जाए, अच्छा तो उस वर्षा की जो बूंदें होती हैं, जी, यदि केले के उसमें गिर जाए, जो केले का फल होता है, जो उसका तो मतलब उद्गम स्थान होता है, उसमें यदि एक बूंद स्वाति नक्षत्र की गिर जाए तो कपूर बन जाता है। अच्छा और यदि सीपी जो होती है, सीपी जिसमें से मोती जी 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 निकलता जी 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 है, उसमें यदि स्वाति नक्षत्र की एक बूंद गिर जाए तो मोती बन मोती जाता है। बन जाता है। और यदि उसी स्वाति नक्षत्र इतना प्रभावशाली होता है, ये कन्या के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा अगर स्वाति नक्षत्र में किसी कन्या का जन्म हुआ है तो बहुत ही प्रभावशील और बहुत ही सुयोग्नी कन्या कही गई है। तो चलिए, ये तो आपने बताया कि ऐसे ऐसे ये इनका प्रभाव होता है। और ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन? हाँ, नवग्रह जो होते हैं ये, इनका प्रभाव जातक के जीवन से ही शुरू होता है, जन्म से ही प्रारंभ शुरू हो जाता है। अच्छा जैसे जो ग्रह रवि शनि मंगलवार स्याद कृत्तिका भरणीयुता, ये जो रवि शनि मंगल कुछ क्रूर ग्रह होते हैं, कुछ पाप ग्रह होते हैं, कुछ शुभ ग्रह होते हैं। तो जिस जन्म के समय पे व्यक्ति जिस ग्रहों की महादशा में जन्म लेता है, उसी ग्रह के प्रभाव से उसके जीवन में संघर्ष हो, सुख हो, आपत्ति हो, संकट हो और सुख हो, ये सारी विपदाएं शुरू हो जाती हैं ग्रहों के प्रभाव से। क्योंकि जिस समय व्यक्ति जन्म लेता है, तो उस जन्म का जो एक काल चक्र होता है, जिसे हम कुंडली बोलते हैं, कुंडली बोलते उस कुंडली में ग्रह उस समय आकर के बैठ जाते हैं, और वो उस समय शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। वो तो जातक के ऊपर है, वो कब जन्मा है, उसका जन्म किस महादशा में हुआ है, किस शुभ मुहूर्त में हुआ है। तो उसी कारण कोई एक काल सर्प दोष होता है कुंडली में, एक पितृ दोष होता है, चांडाल योग होता है, कुछ अच्छे भी होते हैं जिसे राजयोग बोलते हैं। जी। तो इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति को सुख और दुख की प्राप्ति होती है। तो क्या ये जो हमारे ग्रह हैं, ये जो मतलब जो भी जन्म लेता है जीव, उनके क्या आगे जाके ये भी पता चल सकता है कि ये आगे वाले जीवन में करियर, मतलब किस लाइन में जाएंगे, कौन सा करियर चुनेंगे, इससे कुछ पता चल सकता है? हाँ, ग्रहों के प्रभाव से ही उसका बिजनेस, उसका कैरियर बनता है। अच्छा। ग्रहों के ही प्रभाव से, मतलब ये बता सकते हैं कि ये वाले करियर इनको चुनने चाहिए और इन करियरों में इनको सफलता मिल सकती है। जी जी जी, ये मतलब जाना जा सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, जो ये बच्चे विदेश चले जाते हैं, तो उनके भी क्या कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि जो बच्चे विदेश चले जाते हैं? जी, विदेश योग में चंद्रमा की अहम भूमिका होती है। अच्छा, चंद्रमा की अहम भूमिका विदेश योग में होती है। यदि वह 12वें घर में हो, यदि वह पंचम भाव में हो, यदि वह लगन में हो, यदि वह कर्म भाव में हो, और यदि चंद्रमा दशम भाव में बैठा हो लाभ स्थान में, तो वह निश्चित ही विदेश यात्रा करा देता है। मतलब बच्चे जैसे विदेश जाके पढ़ाई करते हैं और वहाँ रहते हैं, तो वो भी मतलब इन ग्रहों के अधीन ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे हम लोग कई बार बोल देते हैं कि पर लेकिन उनके ग्रह इस टाइप के हो जाते हैं कि वो बच्चे बाहर विदेश में जाके पढ़ते हैं या अपना काम करते हैं। जी जी जी। तो कई बार क्या होता है कि किसी किसी के जन्म कुंडली में ग्रह इतना खराब प्रभाव देते हैं कि वो बेचारा मतलब थक जाता है उपाय करते हुए और वो जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब ग्रहों को, कि मतलब जो हमारे खराब ग्रह हैं उनका मतलब उनको कोई उपाय करना चाहिए? क्या करे वो इंसान कि मैं जिसके ग्रह बहुत खराब हो जाएं और वो क्या कहते हैं कि उसके बाद मतलब ग्रह खराब होने के बाद वो उनके उपाय करें, क्या करें मतलब वो चीज? जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि प्रारब्ध कुछ जुड़ा होता है। जी। पूर्व जन्म कृतम पापम कुंडली रूपेण बाधते। तो कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है। कभी कभी ऐसा होता है कुंडली में ग्रह अच्छे होते हैं, शुभ बैठे होते हैं, दशा महादशा भी शुभ चल रही होती है और राज योग भी बन रहा होता है कुंडली में, लेकिन व्यक्ति दर दर के लिए मोहताज हो जाता है, एक एक अन्य के लिए मोहताज हो जाता है। तो उसके लिए कुछ प्रारब्ध उसका जुड़ा होता है। तो उसमें लिखा है कि यदि ग्रहों की तच्छ शांति औषधि दानी, यदि हम ग्रहों संबंधी वस्तुओं का दान कर दें, ग्रहों की नवग्रह आदि की पूजा करा दें, या उस संबंधी हम दशांश दान करें, ग्रहों की विधिवत पूजा करा दें, तो उसके करने से वो ग्रह प्रसन्न हो जाता है और आ रही समस्याओं का समाधान ग्रहों के माध्यम से ही हो जाता है। अच्छा, मंगल के बारे में बताइए आप, मंगल का क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि मंगल सबको बड़ा डराता है। जी जी। और आगे आने वाला साल, जैसे कि हम न्यूमरोलॉजी से भी देख रहे हैं और वैसे भी देख रहे हैं कि मंगल का साल सब बता रहे हैं,
तो मंगल का क्या प्रभाव है? कई बार ऐसा तो नहीं कि मंगल अमंगल तो खैर नहीं करता, मंगल नाम उसका मंगल ही है, तो लेकिन वो जैसे शादी विवाह इनमें बड़ा मतलब उसका बहुत बड़ा कहना चाहिए, बहुत बड़ा रोल हो जाता है। जी जी, मंगल ग्रह से वैसे कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि अभी मंगल नाम ही मंगल है उसका, हाँ तो मंगल कारण ही होता है, मंगलदायक होता है। जी मंगल भवन अमंगल हारी, अरे जी तो इसीलिए मंगल ग्रह जो है हमेशा मंगल करने वाला होता है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि मंगल ग्रह कुंडली में बैठा है तो वो हमें अशुभ फल भी दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? उसका कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि जब वो अशुभ ग्रह की दृष्टि से ग्रसित हो जाता है, जब वो पाप ग्रहों की दृष्टि से ग्रसित हो जाता है, तब वह अशुभ फल देना भी प्रारंभ करता है। उसके कारण ही जो ना घर में समस्याएं और परिवार में समस्याएं, शादी विवाह में दिक्कत परेशानी प्रारंभ होती हैं, अगर मंगल पाप ग्रहों से दृष्ट है तो ये क्या लॉजिक है कि मंगली का विवाह मंगली से ही होना चाहिए? कैसे जाने कि मंगली का मतलब कैसे ये पहचाना जाए कि ये जो मतलब वो है महिला मंगली है या पुरुष मंगली है, उसको कैसे जानते हैं? वो जन्म कुंडली के आधार पर पता लग जाता है कि जैसे कि लगन में मंगल हो, चौथे भाव में मंगल हो, और सातवें भाव में यदि मंगल हो, आठवें भाव में यदि मंगल हो, द्वादश भाव में यदि मंगल हो, तो जातक मंगली होता है। तो ऐसी ही हमें कुंडली अगर लड़के की है तो लड़की की भी सेम वही कुंडली हमें देखनी चाहिए कि वो उन्हीं स्थानों में बैठा है। यदि 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों में मंगल वर पक्ष में भी इन्हीं कुंडली में बैठा है, इन्हीं भाव में बैठा है, तो दोनों मंगली दोष हो जाता है। तो दोनों ही यदि मंगली दोष से युक्त हो कुंडली, तो दोनों का विवाह बड़ा अच्छा रहता है। और इसमें अगर एक मंगली है एक मंगली नहीं है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रस्त जीवन में संकट आना प्रारंभ शुरू हो जाता है, परेशानियां मतलब आती हैं, मृत्यु समान कष्ट आता है, और कभी कभी तो देखा जाता है कि मृत्यु भी हो जाती है। अच्छा हाँ, तो इसलिए मंगली का विवाह मांगलिक व्यक्ति के साथ ही करना चाहिए। और मंगल जो है एक ऐसा ग्रह है जो कि समस्त ग्रहों में सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। फायर प्लैनेट बोलते हैं ना उसको, बिल्कुल रेड हो जाता है फायर प्लैनेट। हाँ, तो इसे यदि हम इसकी पूजा पाठ कराएं, इसका अनुष्ठान कराएं, और इसके ग्रह संबंधी वस्तुओं का दान करें, मंगल ग्रह संबंधी वस्तुओं का दान करें, तो उससे मंगल ग्रह काफी प्रभावित होकर के शुभ फल देना प्रारंभ कर देता है। लेकिन ये मैंने कई बार सुना है कि बहुत से जैसे ज्योतिषी भी हैं बड़े, वो कहते हैं कि जैसे आफ्टर 30 साल के बाद कि इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि ये खत्म हो जाता है? ऐसे नहीं, जो एक बार जन्म कुंडली में ग्रह आ गया उसका प्रभाव जीवन पर्यंत समाप्त नहीं होता। लेकिन ये है कुछ अवस्थाएं हैं, जैसे बाल्यावस्था है, युवावस्था है, अच्छा। वृद्धावस्था है, तो इन ग्रहों की भी इस तरीके से अवस्था होती है। जी जी 29 अंश का 29 डिग्री का एक ग्रह होता है, जो कि जिसकी 9 वर्ष तक एक बाल्यावस्था होती है, 9 से 18 वर्ष तक की एक युवावस्था होती है, 18 से 29 वर्ष तक की जो होती है वो वृद्धावस्था होती है। तो जिस अवस्था में ग्रह होता है उसी के अनुरूप वो फल प्रदान करता है। अच्छा। तो ये मतलब आपने एक तो ये बताया कि अगर कोई मंगली है तो आप उनकी शादी मंगली से ही करने का सुझाव दे रहे हैं जी। कि आप वही करें तो वो अच्छा रहेगा। पर बस यहाँ पे बात फिर वही घूम फिर के आ जाती है कि जो प्रेम विवाह कर लेते हैं तो वो तो कुंडली दिखाते ही नहीं है ना, वो तो उनका तो कुंडली का कहते हैं फिर दिखाने बेकार है अगर आपने पहले सब कुछ डिसाइड कर लिया है उसमें। जी, इसीलिए उनके जीवन में ज्यादा परेशानी होती है। देखने को मिलता है कि डिवोर्स ज्यादा होते हैं, उनके आपसी संबंध मतभेद ज्यादा हो जाता है, घर परिवार से दिक्कत परेशानी होनी शुरू हो जाती है। और यहाँ तक कि लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, तो जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के, परिवार को लेकर के और कैरियर को लेकर के और परेशानी दिक्कत परेशानी होती रहती है। अच्छा, क्या ये ग्रह हमारे किसी जैसे बीमार कोई होता है वो लंबे समय से बीमार, उसको भी इंडिकेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। स्वास्थ्य पे तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लगन में, लगन जो कुंडली में एक लगन भाव होता है, वो लगन भाव शरीर का होता है। अच्छा। उस शरीर में, उस शरीर भाव में, उस लगन में यदि कोई पाप ग्रह बैठा हो, कोई अशुभ ग्रह बैठा हो, तो सबसे पहले स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा और कोई ना कोई ऐसी बीमारी, कोई ना कोई ऐसा रोग उत्पन्न कर देगा जिसके कारण व्यक्ति, जब तक वो महादशा रहेगी तब तक वो परेशान है। जैसे हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो आप हमें पहले जरा बता दीजिए कि पहला भाव कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा? जी जी, सही बताइए। एक कुंडली बनाई जाती है जिस समय जातक का जन्म होता है, उस जन्म लगन निकाल करके, तो वो लग्न कुंडली कहते हैं उसको।
जन्म कुंडली लगन कुंडली का हाँ जी, एक ही बात है। जी जी। तो लगन कुंडली में जो सबसे पहला भाव होता है वो शरीर के माध्यम से शरीर का भाव कहा जाता है। अच्छा, उससे शरीर संबंधी समस्त का विचार किया जाता पता है। चल जाता है। दूसरा भाव होता है हमारा धन भाव। धन भाव। तीसरा भाव होता है भाई बहन का भाव, जी। भाई बहन का उससे विचार किया जाता है। जी। चौथे भाव से हमें माता का के विषय में विचार करना चाहिए, वाहन सुख के विषय में विचार करना चाहिए। पांचवा भाव हमारा विद्या भाव होता है, उससे विद्या का विचार करना चाहिए, एजुकेशन का, पढ़ाई का विचार करना चाहिए। और संतान पक्ष भी पांचवें भाव से ही देखना चाहिए। अच्छा, वो भी 5 भाव से देखा जाता है। और छठे भाव से हमें विचार करना चाहिए शत्रुओं का, कि हमारे शत्रु कितने हैं, शत्रु किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से उन्हें हम लोग अपने पक्ष में ले सकते हैं। ये शत्रु भाव हमें छठे भाव से देखा जा सकता है। सातवां जो भाव होता है वो होता है पति पत्नी का, उससे पति पत्नी के आपसी सामंजस्य के विषय में, आपसी प्रेम के विषय में चर्चा करनी चाहिए। आठवां भाव मृत्यु का होता है, आयु का होता है। नौवां भाव लाभ का होता है। 10वां भाव कर्म का होता है। अच्छा। हाँ, और 11वां भाव हमें मोक्ष प्राप्ति का होता है। मोक्ष का यदि देखा जाए तो 11वें भाव से मोक्ष प्राप्ति देखना चाहिए, भक्ति देखनी चाहिए, इष्ट का देखना चाहिए कि 11वें भाव से 11वें भाव से हमें इष्ट पर विचार करना चाहिए। 12वां भाव हमारे व्यापार को लेकर के, कैरियर को लेकर के और विदेश यात्रा को लेकर के हमें 12वें भाव से विचार करना चाहिए। इस प्रकार जो लगन से लेकर के ये 12 भाव होते हैं, इसमें अलग अलग तरीके से विचार करना चाहिए। तो जैसे हम अपने इष्ट जानना चाहें तो वो हम अपने जन्म कुंडली के 11वें भाव से 11वें भाव से देख सकते हैं। जैसे कि सबकी कुंडली अलग अलग है, तो जैसे उनके इष्ट अलग अलग हैं तो वो उसी 11वें भाव से मालूम पड़ता है। तो मतलब एक संक्षिप्त सा एक विवरण है ये कि कुंडली का। और जैसे कई बार मैंने देखा कि जैसे भी आपने बताया ना कि सप्तम भाव पति पत्नी का होता है, तो उसमें भी अगर मंगल बैठा होता है तो वो मंगली के उसमें ही आता है ना कि वो मतलब जो भी जातक है वो मंगली होगा जी उसमें। जी जी अच्छा, जैसे अभी आपने बताया था कि नक्षत्र ये हैं जो चंद्रमा के प्रभाव में बहुत रहते जी हैं। जी तो जैसे चंद्रमा तो हमारा हर 2.5 दिन में चाल बदल लेता है और घटता बढ़ता रहता है, तो इस चीज का भी नक्षत्रों पे प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, एक राशि पर चंद्रमा 2.25 दिन रहता है। 2.25 वैसे तो चंद्रमा की जो महादशा होती है वो 10 वर्ष की होती है। अच्छा। लेकिन अगर हम ग्रह गोचर के अनुसार बात करें तो चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि पर रहता है और उस राशि को ज़्यादा प्रभावित करता है। और यदि चंद्रमा अच्छे ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रह से उसकी दृष्टि है तो अच्छा फल प्रदान करता है। और चंद्रमा यदि पाप ग्रहों से दृष्ट है तो अशुभ फल देना प्रारंभ कर देता है उसके। ठीक है, तो जो हमारे ग्रह कमजोर हैं या हमें वो अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, हम कोई अपना जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके उपाय जानकर तो हम वो मतलब उसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं कि जिससे हमें वो पॉजिटिव उपाय देने लगे। जी 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 ये चीज ग्रहों की पूजा, ग्रहों की शांति और ग्रहों संबंधी वस्तुओं का दान उस ग्रह को प्रसन्न करने में अहम भूमिका निभाता है। गुरु, जैसे आजकल मैंने देखा है कि महामृत्युंजय का जो ये एक उपाय होता है, ये महामृत्युंजय का उपाय लोग बहुत आम ये सब करने लगे हैं जल्दी जल्दी। एक्चुअली में महामृत्युंजय कब कराना चाहिए? क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत सेंसिटिव मंत्र है ये, और बहुत इसकी क्या कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इसका जो असर है मतलब बहुत तेज है जैसे। तो ये एक्चुअली महामृत्युंजय कब कराना चाहिए इंसान को? महामृत्युंजय मंत्र तो अपने में बड़ा प्रभावशाली है, हाँ जी, प्रभावशाली, हाँ, बहुत वही चमत्कारिक, बहुत प्रभावशाली जी, मंत्र है। जी। और आज भी 100% संपूर्ण फल की प्राप्ति कराने वाला, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। केवल ऐसा ही नहीं कि असाध्य रोगों में ही इसका जाप किया जाता है या ज्यादा ग्रह की स्थिति ज्यादा बिगड़ गई हो तो उस समय इसका प्रयोग किया जाए, नहीं। अभी आपने जैसे कहा ना असाध्य रोगों में, हाँ, तो असाध्य रोगों में महामृत्युंजय मंत्र करना ही चाहिए या करवाना चाहिए। जो निपुण है, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे ज्योतिषी हैं, उनको कुंडली दिखाकर उनके महामृत्युंजय करा। और किसमें कराना चाहिए इनका? अकाल मृत्यु के समय पे। अच्छा। हाँ, इसका और कोई ग्रह गुरु चांडाल योग है जैसे उसमें, या कोई पितृ शापित कुंडली है, संत शापित कुंडली है और ब्राह्मण शापित कुंडली है, तो उसमें अगर महामृत्युंजय का जाप करा दिया जाए तो बहुत ही फलदायक होता है। अच्छा, कुछ जैसे हम सोचे कि हम अपने घर में हम रोज हवन करें,
हम जैसे हमारी संस्कृति भी है, जी। तो हमें तो सिंपल सादा हवन करना है, तो उसके लिए हम क्या करें? मतलब जैसे हमें रोज हवन करना है, हमें माँ का ध्यान करें या किनका ध्यान करें, मतलब रोज हवन करने के लिए? उसमें एक छोटा सा मिट्टी का पात्र लें, मिट्टी के पात्र में थोड़ी समिधा प्रज्वलित करके जी जी। और भगवान गणपति महाराज का ध्यान करें गणपति सबसे जी का, पहले। अच्छा। उसके बाद अग्निदेव का आवाहन करके और महामृत्युंजय मंत्र से आप आहुति दे सकते हैं। और नहीं मतलब रूटीन में भी, रोज भी? हाँ, प्रतिदिन कर सकते हैं, उसको नित्य हवन क्रिया बोलते हैं। नित्य हवन के तो लिए? नित्य हवन के लिए भी हमारे शास्त्रों ने विधि बताई है। जी। तो इस प्रकार से वो विधि संपूर्ण करके और घर में प्रतिदिन हवन किया जा सकता है। नहीं, महामृत्युंजय के अलावा भी किसी भगवान जी किसी की भी वो मंत्र का जो आहुति मंत्र प्रदान मतलब कर आपके सकते हैं। पास है, उस मंत्र से भी हम जी, रोज जी, जी, वो हवन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बाद में हवन करने के बाद में थोड़ा सा जल लेकर के उस यज्ञ पात्र पर घुमा करके पृथ्वी पर छोड़ देना चाहिए। और जब उस हवन करने के बाद में वहां से उठे जी। तो आसन के नीचे थोड़ा सा जल लगा करके माथे से लगाएं और इंद्राय नमः शक्राय नमः कह करके तब उस आसन को फोल्ड करके रख दें, भगवान को प्रणाम करें और कुछ भोग प्रसाद उस अग्नि में प्रदान करें। अच्छा गुरु, जैसे मैंने कई बार देखा है कि बहुत मतलब ऐसे लोग हैं कि जिनको बहुत कोई जैसे उनके बच्चों की जॉब से कनेक्टेड कोई परेशानी है, जॉब चली गई है अचानक और वो बहुत परेशान है, तो वो कुछ एक ऐसी चीज बता दो आप कि जैसे वो संकल्प लेके प्रभु से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना ही कर सकते हैं प्रभु से, देना ना देना तो प्रभु के हाथ में है। तो हम क्या करें ऐसा कि जैसे वो किसी की भी कोई जो परेशानी है वो थोड़ी कम हो जाए, मतलब उन बच्चों जी, को, या जॉब तो मैंने एग्जांपल दिया है, मतलब जॉब के अलावा भी बहुत सारी चीजें, विवाह है जैसे विवाह, जैसे विवाह में देरी हो रही है जैसे, या कुछ है, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि कौन सी पूजा ऐसी करनी चाहिए? वैसे तो हर विघ्नों को दूर करने के लिए, संकट को दूर करने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में और हमारे धर्म ग्रंथों में संकट नाशन गणेश स्तोत्र बताया गया है। अच्छा, संकट नाशन गणेश स्तोत्र, जो कि नारद जी ने स्वयं इसका उपदेश किया था। अच्छा और इसके करने मात्र से ही व्यापार में आ रही बाधा, परिवार में आ रही बाधा और कैरियर में आ रही बाधा अच्छा और स्वास्थ्य में आ रही बाधा, धन संपत्ति को लेकर के आ रही बाधा, सारी बाधाओं से मुक्ति हो जाती है और सारे संकटों का निवारण हो जाता है। अच्छा अनेक प्रकार की समस्याओं का केवल एक ही समाधान, यदि हम संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन करते हैं तो वो सारी बाधाओं का निवारण हो जाता है। तो हमारे शास्त्रों में संकट नाशन गणेश स्तोत्र बताया गया है। तो गुरुजी ये बताइए, जो अब ये आने वाला 2025 है, ये विवाह के लिए पूछ रही हूँ कि जिन लोगों के विवाह भी नहीं हो पा रहे थे, तो कौन सी राशियां जिनके इस बार विवाह के योग अच्छे हैं? विवाह के लिए तो वैसे 5 राशियां ऐसी हैं जिनके इस, क्योंकि मंगल प्रधान जो राशियां हैं जी, जिसमें एक वृश्चिक राशि है, एक वृष राशि है जिनका स्वामी भी मंगल ही है। मेष वृश्चिक और भौम, मेष राशि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। जी, तो ये राशि मंगल के ग्रह से प्रभाव होकर के जल्दी विवाह इस 2025 में हो सकते हैं। दूसरा सिंह राशि है अच्छा और तीसरे नंबर पे धनु राशि आती है और चौथे नंबर पर मकर राशि है अच्छा और 5वें नंबर पर आती है कन्या राशि। इन राशियों के विवाह इस वर्ष होने की जल्दी आसार बनते हैं, जल्दी संभावनाएं बनती हैं। हाँ, क्योंकि मंगल प्रधान ये वर्ष है इस बार। तो बाकी राशि वाले भी निराश ना हो हाँ, ना। निराश ना होगा उनके भी। उनके लिए भी जी, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब एक मतलब तय तो हो ही सकती है जी, कि जी, उसमें जी। ऐसे भी वो निराश ना हो ना उसमें। अच्छा, एक मैं चीज आपसे और पूछना चाह रही थी, विवाह से संबंधित थी, कि मतलब जैसे ये जो हमारी राशियां आपने बताया कि इनका मतलब विवाह इस राशियों का हो सकता है, तो उसके लिए कुछ खास उपाय करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, वैसे रामायण का पाठ कर सकते हैं प्रतिदिन, अगर घर में करना रामायण चाहें तो पूरी रामचरितमानस होगी थोड़ा मतलब थोड़ा पाठ, थोड़ा जो थोड़ा पाठ। 108 मन का सा हाँ, आता है मन का उसका 108 पाठ, जो है रामायण, मन का जो मन 108। का आता है छोटा सा हाँ, आता है, उसका पाठ कर सकते उसका हैं। पाठ कर सकते जी हैं। जी बिल्कुल। नहीं, ये जो जो और राशियां हैं उनके लिए भी पूछ रही हूँ हाँ मैं हाँ आपसे। हाँ। और राशियों के लिए जैसे मंगल संबंधी उपाय हैं, कुछ हनुमान चालीसा का पाठ है, बजरंग बाण का पाठ है। मतलब ये हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ, मतलब विवाह हाँ, में ये विवाह में कारगर होगा, होंगे? पूरा मंगल ग्रह को शांत करने के लिए अधिक अच्छा, प्रभावशाली होते हैं। मतलब वो कुंडली से पता कुंडली चलेगा से पता अपना, चले। वो सारी चीजें। जी जी जी। तो मैं तो वही बात कर रही हूँ ना कि ये 5 राशियां आपने बताई, तो मतलब दूसरी राशि वाले निराश ना नहीं, हो निराश नहीं होंगे। विवाह की उनकी। अच्छा, इनके जो, अच्छा एक चीज मैं और आपसे जान रही थी कि ये भी कुंडली से ही पता चल जाता है कि जैसे आप विवाह आप हमारे तय होते हैं
कि वो सफल होंगे, उनका मतलब दाम्पत्य जीवन जो है सब वो ठीक तरह से चलेगा? जी हाँ। ये सब ग्रहों से या कुंडली देख के आप मतलब पता चलता है? जी जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसमें जब हम दोनों की वर पक्ष की और कन्या पक्ष की जब कुंडली मिलाते हैं जी। तो उसमें सप्तम भाव पर विशेष विचार किया जाता है। अच्छा, जो भी आपने बताया कि जी जी सप्तम जी। भाव पति का भाव होता हाँ, है। तो पति पत्नी का भाव होता है, पति पत्नी का स्थान होता है वो, तो उस पर विशेष कर विचार करना चाहिए। कहीं इसमें गुरु चांडाल योग तो नहीं है, कहीं इसमें शनि तो नहीं बैठा है। सप्तम भाव में शनि हमेशा अलग कराएगा। अच्छा। अगर सप्तम भाव में शनि बैठा है तो आप लाख प्रयास करने के बाद भी उस परिवार को नहीं जोड़ सकते, अच्छा। तो वो हमेशा अलग कराएगा। और राहु केतु की भी यही दृष्टि होती है। यदि राहु केतु उस घर में पड़ जाएं सप्तम भाव में तो भी पति पत्नी को एक जगह नहीं रहने देते। तो इसलिए राहु केतु और शनि सप्तम भाव पर विशेष कर विचार करना चाहिए। इनकी युति ना हो, इनकी दृष्टि ना हो और ये ग्रह उस सप्तम भाव में ना बैठे हों। इस प्रकार से विचार करके तभी कुंडली मिलान करना चाहिए। और गुरुजी, जिनकी कुंडली ना हो, ये भी तो एक क्वेश्चन है। जिनकी कुंडली नहीं जिनकी है, कुंडली ही ना हो। हाँ हाँ, जिनकी कुंडली नहीं है, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी जी नहीं जी होती। जी पहले जी, प्राचीन पता समय में तो चलता है। कुंडलियां नहीं बनती थी, नहीं बनती थी। तो उनका प्रश्न कुंडली के आधार पर सप्तम भाव पर विचार करना चाहिए। अच्छा। जिस समय वो प्रश्न करें उसी प्रश्न के आधार पर एक प्रश्न कुंडली तैयार करें, प्रश्न कुंडली बना करके फिर सप्तम भाव पर विचार करके तब जो ना फलादेश कहना चाहिए। मतलब जो प्रश्न कुंडली आप बता रहे हैं तो ये भी उतनी ही कारगर है, जी, इससे जी, भी आप बता सकते हैं। जी जी। तो प्रश्न कुंडली से क्या खाली विवाह ही बता सकते हैं या हम कोई भी क्वेश्चन ऐसा करें तो वो भी पता किसी चल भी सकता प्रश्न है? का उत्तर यदि पूरी कुंडली में कोई पूछना चाह रहा है, अपने जीवन को लेकर के, परिवार को लेकर के, व्यापार को लेकर के, विद्या को लेकर के, विवाह को लेकर के, तो जिनकी कुंडली नहीं है, जिनका जन्म तारीख वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है, वो प्रश्न कुंडली के आधार पर उसके बारे में बता सकते हैं। अच्छा। अच्छा गुरु जी, जैसे एक विवाह हमारा फिक्स हो गया, हमने सब कुछ दिखा लिया, सब कुछ हमारा अच्छा हो गया, तो अब उससे पहले कोई एक दो ऐसे कोई पॉजिटिव से उपाय जो मतलब अच्छे वाले कि जो हमें कर लेने चाहिए, वो पूछ रही हूँ। वैसे तो देखा जाए तो जब हम विवाह गुण मिलान करते हैं तो उसमें सबसे पहले लड़के का रवि देखते हैं, लड़के का सूर्य देखते हैं। लड़के के सूर्य पर विचार करना चाहिए और कन्या के बृहस्पति पर विचार करना चाहिए कि कन्या की लगन में, कन्या की कुंडली में बृहस्पति कैसे बैठा है। तो उसके आधार पर यदि लड़का रवि की सूर्य की पूजा करे, सूर्य पूजा करने के बाद में गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है शादी के बाद। उसी प्रकार कन्या यदि बृहस्पति की पूजा करे, बृहस्पति के व्रत आदि कर ले, केले के पेड़ की पूजा आदि करें, तो उससे गृहस्थ जीवन में काफ़ी लाभ मिलता है। और ये छोटे छोटे उपाय ही गृहस्थ जीवन में काफ़ी कारगर सिद्ध होते हैं और उनको सुख प्रदान करते हैं। नहीं, मैं ये तो आपने बता दिया, मैं वैसे बात कर रही हूँ कि कुछ नहीं, मतलब सब कुछ फिक्स हो गया, लड़के ने भी कर लिया, अब हमारी शादी है, तो उससे पहले कोई ऐसा कोई कि जैसे विष्णु लक्ष्मी जी के उसमें चले जाएं या कुछ ऐसा, मतलब वो वाला उपाय क्या मतलब है, वैसे पूछ रही हूँ कि उनके पास दोनों जने चले जाएं, लक्ष्मी जी विष्णु जी के पास, या वैसे किसी तो के, वो पूछ रही हूँ मैं। हाँ, वैसे तो भगवान शिव और गौरा जी की पूजा शिव बहुत और प्रधान गौरा है। जी की हाँ, पूजा। भगवान शिव परिवार की पूजा करें दोनों मिलकर के, वही मैं क्योंकि पूछ आपने देखा होगा जिसमें प्राचीन समय में शादी हुआ करती, चाहे राजा महाराजाओं के युग से ले लो, जी जी, तो उस समय गौरी पूजन किया जाता गौरी था पहले। पूजन, हाँ। तो कन्या के लिए गौरी पूजन और वर के लिए शिव पूजन, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भगवान शिव के ही गृहस्थ जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। आपने देखा होगा भगवान शिव का जो गृहस्थ जीवन है उसमें एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं सब। हाँ जी, वो जो चारों जो बैठे हैं, हाँ, हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे भगवान शिव के गले में है सर्प सब, हाँ जी। और इनके जो बड़े पुत्र हैं उनका वाहन है मोर, और एक दूसरे के विरोधी, जी। लेकिन कोई वैर नहीं, कोई वैमनस्यता नहीं। तो उसी प्रकार ये जो चारों जो भगवान शिव के परिवार में हैं वो एक दूसरे के परस्पर विरोधी ना होते हुए भी फिर भी कोई वैर भाव नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान शिव और पार्वती गौरा जी की जो विवाह से हमें गृहस्थ जीवन की बहुत शिक्षा मिलती है। तो वर को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और कन्या को गौरी पूजन करने के उपरांत अगर विवाह किया जाए तो बहुत ही शुभ होता है। हाँ, मेरा मतलब है कि वो सब कुछ आपका अच्छा सब सेटअप हो गया तो एक तरह से भगवान को धन्यवाद देने के लिए, जी, मतलब जी, जी। मेरा वो मतलब है कि हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि सब अच्छे से हमारा ये जी जी। हो गया। तो दोस्तों, आज आपने जाना हमारे नक्षत्र किस तरह से काम करते हैं और हमारे ग्रह किस तरह से काम करते हैं, और ग्रहों से हम हर स्थिति को देख सकते हैं, चाहे वो कोई बीमारी है या कोई बच्चे का करियर है या आगे आने वाली कुछ आपकी कुछ ऐसी आशंकाएं हैं, उनको हम इनसे जान सकते हैं। और जानने के बाद आप उनसे संबंधित आप उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है,
आपको किन्हीं विद्वान आचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है। और आप यदि हमसे कराना चाहते हैं तो हम भी आचार्य जी भी उपलब्ध हैं और भी हमारे पास उपलब्ध हैं। तो आप अगर हमसे कोई विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज उम्मीद करती हूँ कि आज की चर्चा को भी आपने पसंद किया होगा और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये मुझे खैर पहले कहना चाहिए था, कोई नहीं, मैं अब कह रही हूँ आपसे। और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, आप उनको भी, परिवार में भी कोई और लोग हैं तो आप उनके साथ भी शेयर करिएगा। तो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और गुरुजी को फिर हम आमंत्रित करेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते। नमस्ते।